Hello everyone, welcome to our next lecture about administrative thinkers. Our next thinker is Max Weber. So, little introduction about Max Weber. In administrative sciences, bureaucracy occupies a significant place. Max Weber, bureaucracy जो है वो बहुत ज़्यादा important जो एक प्लेस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में, अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो मैक्स वेबर जो है, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज भी स्टडी किया जाता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एंड 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय वेबर in this lecture. So Weber model of bureaucracy is important and used to study and improve bureaucracy further. A brief introduction about life and his work. इनके बारे में एक बात बता रहे थे कि he was in the intellectual height of his career when he died. क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स जो थी उनकी अभी पेंडिंग थी, लेकिन तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो Maximilian Emil Weber was born in wealthy and political family in Germany. He went to University of Heidelberg to study law. इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ था और ये बहुत ज़्यादा मतलब वेल्दी और पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। He wrote number of papers on law focusing on social, political and economic factors. इन्होंने लॉ के ऊपर बहुत सारे पेपर्स लिखे जिसका जो फोकस था वो सोसाइटी पे था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी था। उनके जो फादर की डेथ हो गई थी 1897 में, तो उसकी वजह से जो उनके पूरी लाइफ जो है 1897 के बाद 1890-70 के बाद उनकी जो पूरी लाइफ है वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा मतलब उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइसिस हो गया। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हार्म हुआ क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी। He resigned his professorship, traveled throughout Europe and USA and avoided teaching for 20 years. उन्होंने 20 साल तक पढ़ाना बंद कर दिया और उन्होंने यूरोप में और यूएसए में ट्रेवल स्टार्ट कर दिया। और इसी टाइम पे उनका जो एकेडमिक इंटरेस्ट था वो लॉ से लेकर वो इकोनॉमिक्स की तरफ एंड सोशोलॉजी की तरफ शिफ्ट होता गया। और वही बात होगी, वो अपनी हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल पावर पे जबकि बहुत ऊपर थे, मतलब उनकी कुछ बहुत सी राइटिंग जो थी अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई थी, वो तभी उनकी डेथ हो गई थी। He started an analysis and systematic study at the age of 13. वो बहुत छोटी एज में उन्होंने जो स्टडी स्टार्ट कर दी थी, सिस्टमैटिक स्टडी थी at the age of 13. He preferred knowledge obtained from practical experiences. वो लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च करने वाली चीज़ों को पढ़कर एक चीज़ में जो जॉट डाउन कर लेते हैं, हम चीज़ों को जो लिख लेते हैं, उस चीज़ में वो बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव करते हैं कि चीज़ को प्रूव करो, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो और देन उसको लिखो। तो उन्होंने 3 तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिफाइन की हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, सेकेंड वन इज़ चैरिस्मेटिक अथॉरिटी, थर्ड वन इज़ लीगल रैशनल अथॉरिटी। उन्होंने इस जो लीगल रैशनल अथॉरिटी को सबसे ऊपर कहा है कि ये वाली जो है रूल से फॉलो होती है तो वो इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो अथॉरिटी जो है ट्रेडिशनल, चैरिस्मेटिक और लीगल अथॉरिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल अथॉरिटी फर्स्ट। इसमें जो है किंग जो है वो रूल करते हैं। अब जैसे अपने ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पे राज किया तो क्वीन जी का रूल था, और उस टाइम पे जो क्वीन कहते थे उनके जो आगे क्वीन जो है वो मास्टर थी जो बताती थी कि अथॉरिटी कैसे करना है, क्या करना है, और जो फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो कर रहे थे। उनके जो ऑफिसर्स थे अंदर नहीं, उनकी जो कंपनी रूल था और जो भी उनके साथ कंपनी रूल था और साथ में जो उनके पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट थी वो सब उनको फॉलो कर रहे थे। तो रूल तो क्वीन का ही था, लेकिन जो फॉलोअर्स थे वो उनकी कमांड्स जो है वो फॉलो कर रहे थे जो क्वीन बोलते थे। और ये जो है हेरिडिटी चलता आ रहा था, ऐसे नहीं कि ये चीज़ें जो है मतलब कि उन्होंने कोई भी पेपर नहीं हुआ, ये जो अब क्वीन लग गए तो उनके आगे बेटा, उनकी बेटी जो होगी वो आगे प्रिंस और प्रिंसेस बनेगी, मतलब कोई और नहीं बन सकता था। तो ये हायरार्की जो है वहाँ से फैमिली से चलती जा रही थी। नेक्स्ट आ गया चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। चैरिस्मेटिक अथॉरिटी जैसे कि कोई हीरो हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, जिसमें कुछ चैरिस्म मतलब कुछ एक्सेप्शन सी क्वालिटीज़, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं जो मतलब दूर से देख के मतलब देख ले बंदा कि हाँ ये कुछ चीज़ है, मतलब कि कुछ अच्छा सा फील होता है जिसको देखकर, ठीक है। और इसको इनको भी फॉलो करने वाले फॉलोअर्स होते थे। अब देखो, अब महात्मा गांधी थे, उनकी भी एक चरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। उन्हीं को देखकर काफ़ी सारे लोगों ने सत्याग्रह वगैरह में पार्ट लिया, सॉल्ट सत्याग्रह में पार्ट लिया, नॉन वायलेंस में पार्ट लिया, सिर्फ उनके एक कहने पर, ठीक है। ये किसी का जो है चरिस्मा है जो वो देखने में लगता है और तो लोग हैं उन्हें फॉलो भी करते हैं। थर्ड आ गया लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी यानी कि इसमें जो है प्रॉपर रूल्स जो हैं वो फॉलो होते हैं और जो एक्सरसाइज सुपीरियर जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी को, सब्जेक्ट पर्सन जो हैं वो ओबे करते हैं, और जो ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स पार्ट जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों की बात की। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे सुपीरियर्स की, उसके बाद में हमने बात की यहाँ पे सब्जेक्ट पर्सन्स की जो ओबे करेंगे, उसके बाद में हमने बात की यहाँ पे ऑपरेटर्स की जो चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। वेबर बिलीव दैट ऑल दी थ्री अथॉरिटीज आर लेजिटिमेट एज लॉन्ग एज रूल्स एक्सेप्ट देम। वेबर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, रूल पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि लेजिटिमेसी जो है वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक ये जो तीन अथॉरिटीज़ जो है वो लेजिटिमेट है, क्योंकि जब तक ये रूल्स से एक्सेप्ट होंगे, यानी इसमें पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होगा, फॉलो किया जाएगा। जिस टाइम पे इन्होंने रूल्स वगैरह फॉलो करना बंद कर दिया, इलीगल थिंग्स कर दी, इग्नोर कर दिया ट्रेडिशन को और लूज़ कर दी चरिश्मा को, तो ये सब चीज़ें जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब कोई मायने ही नहीं रखेंगी किसी के लिए। He states pure type of authority are always combination of traditional, charismatic and legal authority. जो प्योर अथॉरिटी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिशनल, charismatic एंड लीगल अथॉरिटी। मतलब सिंगली कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन जो है वो ही प्योर अथॉरिटी है। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस जो है लीगल रैशनल अथॉरिटी का मॉडल पे किया, और जो कि आगे जाके ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो मिस्टर डी जर्नी है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। और वेबर जो थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा था। अब हम आते हैं मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसमें हम टोटल 7 पॉइंट्स होंगे, तो इसको हमने देखना है क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क डिवाइड होता है, मतलब डिवीजन होती है वर्क, किसने कौन सा काम करना है। ये जो है ना कियोस लाइक सिचुएशन नहीं बनती, सबको पता होगा किसने क्या काम है, तो वो रेगुलरली वही काम करेंगे ना, उनको पता होगा करना क्या है, रोज़ रोज़ पूछने नहीं जाना पड़ेगा। वर्क जो है वो पहले से ही डिवाइडेड होता है। तो नेक्स्ट आ गया हायरार्की। हायरार्की मतलब कि ऐसे एक ट्राइंगल है और एक यहाँ पे टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं और यहाँ पे जो है सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो जो है एक टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं और एक लोअर लेवल ऑफिसर्स। ये लोग ऊपर से ऑर्डर देंगे तो नीचे जो लोअर लेवल ऑफिसर्स हैं वो कमांड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये होगी एक हायरार्की। ये जो एक ना अलग सा एक क्लैरिटी होती है, मतलब क्लैरिटी ऑफ वर्क होती है, किसको क्या करना है। ऊपर वाले अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऑर्डर देंगे, नीचे वाले जो है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये पता होता है, तो इसलिए वो जो है वो मतलब कि एक ना क्योस लाइक सिचुएशन नहीं बनती और वो लोग काम अपना पूरा स्मूथली करते रहते हैं। थर्ड आ गया सिस्टम ऑफ रूल्स। रूल्स जो है वो टेक्निकल रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जो रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें जो है हमें जो है उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है जो वो कैसे होगी, अगर हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेंगे मतलब कि कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया जो होगा वो फॉलो किया जाएगा ताकि रूल्स को फॉलो किया जा सके, ठीक है। लेकिन जो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, जो चीज़ें जो है वो डिले हो रही हैं, जो अपना प्रोसेस है सिस्टमैटिक प्रोसेस जो के कारण अपना जो प्रोसेस है जो कि हमने ओरिजिनली हमने सोचा था कि उसको मेन यूज़ करेंगे लेकिन वो खुद में ही एंड बन गया है, तो ठीक है। अब रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन जो वर्किंग जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि मतलब कि मेनली अगर इंडिया की कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो सोशल वेलफेयर था वही मेन था ना अपना एम, ठीक है। और वो जो है वो नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, रूल्स को ज़्यादा फॉलो करने की वजह से रिजिडिटी डेवलप हो गई है। फोर्थ आ गया पर्सनल ऑर्डर। अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उस चीज़ों को अलग रखना है। ये नहीं कि आपने नेपोटिज्म बढ़ा दिया, ठीक है, भाई भतीजा वार बढ़ा दिया और अपने ही जो रिलेटिव्स हैं उनको जॉब पे रख रहे हो, अपने ही रिलेटिव्स को प्रेफर कर रहे हो, नहीं ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि और जो इस चीज़ पे फोकस किया कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ हैं और जो अपना मतलब काम है वो अलग रहे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होती है कि जब हम कमांड दे रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को तब भी ये चीज़ फॉलो, और जब सबऑर्डिनेट्स जब ओबे कर रहे हैं उस चीज़ को तब भी ये फॉलो। मतलब कि सबऑर्डिनेट्स जब ओबे करें तो ये मत देखेंगे वो वाले हमारे रिश्तेदार है तो हम अच्छा करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, मतलब कि सुपीरियर से भी और जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी। नेक्स्ट आ गया करियर एंड क्वालिफिकेशन। इसमें जो है प्रॉपर जो है मतलब कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे फोकस किया गया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम लिया जाता है प्रॉपरली ब्यूरोक्रेट्स का और वो सिलेक्ट होकर आते हैं ना, वो इलेक्ट होकर नहीं आते, ठीक है, ताकि जो राइट पर्सन जो है राइट प्लेस पे पहुँचे, ठीक है। उसके बाद में जो उनको जो है फिक्स सैलरीज भी दी जा रही हैं एंड दे हैव राइट टू पेंशन एज वेल। पेंशन और फिक्स सैलरीज तो आज भी चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हमें आपको रिलेट करके देखनी है कि पीछे क्या चल रहा है और आजकल पॉजिटिव मतलब क्या चल रहा है, तो ये ना आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो जाता है और ऐसे जो है अपना माइंड भी वर्किंग करता रहता है और अलर्ट रहता है। नेक्स्ट आ गया एफिशिएंसी आना था यहाँ पे, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक। द अर्लियर 5 रिजल्ट आर एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो पिछले के 5 जो हमने पहले डिस्कस किए वो ही एफिशिएंसी है ब्यूरोक्रेसी की। और 7th आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन डॉक्यूमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कोई भी एक्ट हो रहा है, डिसीजंस हो रहे हैं, रूल्स हो रहे हैं,
और रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो राइटिंग में रखना है हमने। क्यों रखना है? क्योंकि अगर आगे जाके कोई नेगेटिवली या पॉजिटिवली कोई भी इम्पैक्ट हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ की है। इवन ओरल डिस्कशन को भी हमने लिख के रखना है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ताकि जो आगे आंसरेबिलिटी है वो इंश्योर की जा सके। नेक्स्ट आ गया गिवन सिलेक्शन ऑफ मैक्स वेबर गिवन सिलेक्शन ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, फिक्स सैलरीज इन मनी, स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। ये हमने पीछे डिस्कस किया, उन्होंने पूरी सिलेक्शन बताई है कि कैसे टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल आएंगे, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एंड राइट प्लेस, फिक्स सैलरीज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्रिटिसिज्म। एज आई ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस लेक्चर दैट कि क्रिटिसिज्म पार्ट को हम कैसे याद कर सकते हैं। अब ये जो है स्ट्रक्चरल थिंकर थे, ठीक है, तो इसमें हम मेनली FW रिक्स जो हैं वो हम हर जगह पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि FW रिक्स ने यही बताया था कि जो डेवलपिंग मॉडल डेवलप्ड कंट्री में के जो मॉडल्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है और वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। बहुत चीज़ों को हमें देखना होता है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म आ गया कि नॉट सूटेबल टू डिफरेंट प्लेसेस एंड चेंजिंग टाइम। जो अपना जो टाइम है जो चेंज हो रहा है, अब जैसे आजकल तो डिजिटाइजेशन का ज़माना आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस में उसको अडॉप्ट होना होता है। लेकिन जो ये वाला मॉडल है वो चेंजेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है, और डिफरेंट प्लेसेस की सूटेबिलिटी के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करता। FW लिक्स का मैंने आपको बता ही दिया, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। टैलकॉट क्वेश्चन द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इंटरनली जो है ये स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। सुपीरियर्स ने जो है सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया और उन्होंने वो काम किया, तो ये जो ऑर्डर का जो देने का सिस्टम है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ये ज़रूरी नहीं है जो हायर लेवल अथॉरिटीज़ है वो इतने प्रोफेशनली ट्रेंड हो और एक्सपर्ट हो कि वो सबऑर्डिनेट्स को ईजिली ऑर्डर दे पाएँ, तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट आ गया ड्यू टू रूल्स ऑफिशियल्स आर इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद न्यू थिंग्स एंड न्यू सराउंडिंग। अब बहुत ज़्यादा रूल्स पे फोकस किया जा रहा है, तो इन ऑफिशियल्स जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से खुद को अडाप्ट नहीं कर पा रहे और चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि रूल्स तो वही फॉलो हो रहे हैं ना जो पुराने वाले हैं, लेकिन उस चीज़ों के हिसाब से हमें नहीं चलना है। जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज हो रहा है। साइमन एंड बर्नार्ड सेड वेबर डेवलप मॉडल ऑन स्ट्रक्चर अप्रोच। साइमन एंड बर्नार्ड ने कहा है स्ट्रक्चर अप्रोच पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया है जो वेबर है। उन्होंने जो इग्नोर कर दिया इनफॉर्मल रिलेशन एंड अनऑफिशियल प्रैक्टिसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी. Simon and Mark also said that he neglected the human dimension of organization due to his over concern and focus on formal part. ये जो है अपना स्ट्रक्चरल पार्ट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है इनका, तो इन्होंने जो है ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी इग्नोर किया है. टू कंक्लूड दिस होल लेक्चर, वेबर मैक्स वेबर जी का जो वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ये आज भी प्रेवलेंट है, मतलब कि आज भी बहुत जगह पे देखा जा रहा है इसका यूज़. लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. उन्होंने उस टाइम पे जो बताया वो उस टाइम के हिसाब से जो जर्मनी की आसपास की सराउंडिंग्स थी उसके हिसाब से बताया. अब इंडिया में भी तो सॉन्ग्स डेवलप हुए, जैसे जैसे सॉन्ग्स डेवलप हुए वैसे वैसे उस टाइम का इंडिया का जो टाइम था वो चीज़ें बता रहे थे. जैसे जैसे इंडस्ट्री जो है अपनी, मतलब इंडस्ट्री नहीं सॉरी हम कहेंगे मूवीज़ जो हैं अपनी डेवलप हुई इंडिया में. पहले ब्लैक एंड वाइट आती थी, धीरे धीरे कलर्ड आई, अब तो आगे बहुत तरह की डायमेंशन आने लगी, 3D 4D पता नहीं कितनी कितनी तरह की. तो ये सब चीज़ें जो है मतलब कि हमने डेवलपमेंट की तो चेंजेस लाए, ठीक है. ये नहीं कि हमने मूवीज़ को मतलब बैकग्राउंड को बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं ये ऐसा नहीं किया. तो वी नीड टू चेंज विद टाइम. तो जो वेबर जी हैं उन्होंने उस टाइम के हिसाब से अपनी तरफ से जो बेस्ट मॉडल दिया था वो यही था कि लीगल रेशनल अथॉरिटी मॉडल. एंड बिकॉज ऑफ दैट मॉडल आज भी बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो उस मॉडल को स्टडी कर रहे हैं ताकि फर्दर जो है जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो चेंजेस जो है मतलब उनकी जो डेवलपमेंट है वो की जा सके, सो दैट वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन दैट कि हाँ भाई मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है डिफरेंट सिनेरियोज में भी अडॉप्ट हो सकती है, खुद को ट्रेन कर सकती है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है. थैंक यू. आज के लेक्चर में इतना होगा. थैंक यू वेरी मच.